आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सीएम धामी के बद्रीनाथ दौरे की। तो सीएम धामी आज बद्रीनाथ के दौरे पर रहेंगे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, जिसके बाद वो भगवान बद्री विशाल के मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की है। धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल और अपर धर्माधिकारी सत्यप्रकाश चमोला के साथ वेद पाठियों ने सीएम धामी को भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना संपन्न कराई है। तो बद्री विशाल के दर्शन करने सीएम धामी पहुंच चुके हैं। मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, पूजा अर्चना संपन्न कराई गई है और आज बद्री विशाल के दर्शन किए हैं सीएम धामी ने। तो विशेष पूजा अर्चना की गई है सीएम धामी की तरफ से। हम आपको बता दें कि मंदिर पहुंचे, जहां पर सीएम ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की है। धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल और अपर धर्माधिकारी सत्यप्रकाश चमोला के साथ वेद पाठियों ने सीएम धामी को भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा कराई। तो बद्री विशाल पहुंचे हैं, यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लगातार काम चल रहा है प्रगति को लेकर बद्री विशाल मंदिर के आसपास के इलाकों में, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं। हमने ये बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना हुई है, इसके बाद और आगे का किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? जी, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बद्रीनाथ दौरे की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यहाँ पे पहुंचे हैं और मंदिर के जो मुख्य पुजारी रावल जी हैं उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वो मंदिर परिसर में आए और उन्होंने जो देवस्थानम बोर्ड से संबंधित जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बात की। इसके अलावा तीर्थ यात्री जो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आए उनसे बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने न्यूज 18 को ये कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर जो फैसला सरकार ने लिया है उस पर जल्द से जल्द फैसला वो करेंगे और उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो गतिरोध पूर्व में था, अब उसका समाधान होने वाला है। ये संकेत बद्रीनाथ धाम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सिर्फ ये बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि जो वहां पर तीर्थ पुरोहित है उनको भी एक तरह से आश्वस्त करने की बात सीएम की तरफ से की गई है, ताकि चार धाम जो समस्या अभी तक बना हुआ है उसका निराकरण हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम धामी आज आंचल अमृत योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे देहरादून में आयोजित होगा। इसके बाद शाम 5 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक सचिवालय में की जानी है। तो आंचल अमृत योजना का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा हम बता दें आपको कि 5 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक जो है वो सचिवालय में रखी गई है। और अल्मोड़ा में 2021 के अक्टूबर महीने तक मेडिकल कॉलेज शुरू होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अक्टूबर खत्म होने जा रहा है और अभी तक एनएमसी का परीक्षण तक नहीं हुआ है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष और द्वाराहाट के पूर्व विधायक मदन बिष्ट के मुताबिक सरकार ने एनएमसी मान्यता के लिए अभी अप्लाई ही नहीं किया। 2021 में कक्षाएं नहीं चल पाएंगी। राज्य सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। एमसीआई में आपने अप्लाई तो किया नहीं और उसके बाद में आप सीटों की बात कर रहे हैं, तो किसको भ्रमित कर रहे हैं? ये तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। साफ लिख रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि आपके 22-23 के लिए आपकी फीस तो जमा है, लेकिन आप एप्लीकेशन दे के जाइए। तो आज ये कह रहे थे कि नवंबर में इसको मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा। मेरे को नहीं लगता ये मेडिकल कॉलेज 22-23 में ही खुलेगा। और अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर नदियों को पुनर्जीवित करने के मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। नदियों के पुनर्जीवित करने को लेकर आयोग या फिर प्राधिकरण बनाने की मांग उठ रही है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आयोग या प्राधिकरण बनाया जाए तो सिर्फ नदियों के पुनर्जीवित करने का काम ही देखे। वहीं कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष का कहना है कि नदियों को लेकर लगातार काम करने की जरूरत है, लेकिन एक सीएम काम शुरू कर गए, उसके बाद इस पर काम ही नहीं हुआ।
इसलिए नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्राधिकरण बनाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वो साल भर उसमें काम करें। अभी तक हमारे पास ऐसी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है जो स्थायी रूप से नदी पुनर्जनन का कार्य कर सकें। नहीं, अभी तो केवल ये जो नदियों को बचाने की कवायद है, ऐसा लगता है कमाई का साधन बन के रह गया है। ठेकेदार आता है, खोदता है और चले जा रहा है। कोई नीति नहीं है, कोई उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। कोई ना कोई प्राधिकरण या कोई इस तरह का आयोग बनना चाहिए जिसके तहत ये जो है बड़े प्लानिंग से उसको किया जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट बने। और टेरी में NH-94 पर बने एक स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। प्रशासन और कार्यदायी संस्था की लापरवाही यात्रियों पर भारी पड़ रही है। सड़क चौड़ीकरण के चलते नरेंद्र नगर, नागड़ी खाड़ी और जड़धार गांव के पास से स्लाइडिंग जोन बन गया है, जिससे मलबा और बोल्डर हाईवे पर गिर रहे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि एसडीएम द्वारा नए स्लाइडिंग जोन चिन्हित कराए जा रहे हैं और कार्यदायी संस्था द्वारा जल्द ही इसका ट्रीटमेंट का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उसको हमने एसडीएम लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी कि कितने पत्थर हैं वो उन्होंने हटा लिए हैं। हम कंप्लीट 100% तो इसमें नहीं सोल्यूशन पॉसिबल है सिर्फ पत्थर हटाने से, लेकिन फिर भी जितनी हम प्रयास कर सकते हैं दुर्घटनाओं को की संभावना को कम करने का, तो वो प्रयास किए। और चंपावत जिले में बीते दिनों आई आपदा ने जनजीवन को पटरी से उतार कर रख दिया। अधिकांश ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाएं सहित दूसरे मरीज अस्पताल नहीं जा पा रही हैं। अब हालात सामान्य होने के बाद एकाएक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ गई है और अस्पताल में लगातार मरीज आने शुरू हो गए हैं। जब आपदा आई थी उस समय सड़कें बंद थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ मरीजों का आना भी कम हो गया था। और जैसे ही ये रोडें सुचारू रूप से चलने लगी, एकदम से मरीजों का जो रुझान है और मरीज हैं हमारे अस्पताल में एकदम से बढ़े। और पहाड़ से लेकर बढ़ते स्मैक नशे के कारोबार पर चंपावत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी, एसडीटीएफ और पुलिस की टीम ने बनबसा में एक आरोपी 120 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं चंपावत में भी 14 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बनबसा थाना पुलिस ने और एसओजी और एडीटीएफ ने चेकिंग के दौरान में एक स्मैक के तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से लगभग 120 ग्राम के आसपास स्मैक मिली है। पूछताछ के दौरान ये भी ज्ञात हुआ है कि ये पहले भी हमारे जो थाना क्षेत्र में और इसके अलावा जनपद के जो अन्य थानों में भी ये स्मगलिंग ये सप्लाई करता था। और कोटद्वार में मौसम बदलने के साथ ही वायरल फीवर और डेंगू के मरीज भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं। बेस अस्पताल में 30% मरीज वायरल और डेंगू के सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनमें डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं। वहीं बढ़ते मरीजों को देखते हुए अलग से एक वार्ड बनाने की प्लानिंग की जा रही है। जो बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, कमजोरी, थकान और उपका आने की शिकायत हो रही है, ये सब लक्षण है इसके पेशेंट। कम से कम मैं सोचता हूँ 20 से 30% करीब इसके बारे में हो जा रहे हैं रोज के। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र पर केस दर्ज हुआ है। संचालक के खिलाफ 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर पर यह केस दर्ज किया गया है। युवक की इसमें संदिग्ध मौत हुई थी। मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। नेहरू कॉलोनी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक नशा मुक्ति केंद्र पर केस दर्ज किया गया है। और नैनीताल में आपदा ने तो सब कुछ बहा दिया, लेकिन अब जमीन से यादें बाहर निकल रही हैं। जल प्रलय ने मकान से लेकर दुकान तक रोजगार पर असर डाला है, तो लोग रेत के ढेर में अपना सामान अब खोज रहे हैं। बेताल घाट तल्ली सेठी के भुवन नेगी का आपदा में सब कुछ बह गया और अब कुछ ऐसे अपने घर का सामान बीन रहे हैं। मिट्टी पत्थरों के बीच घर की रसोई के बर्तन, कपड़े, टीवी, फ्रिज जमीन के नीचे से मिल रहे हैं, तो रोजगार का साधन आटा, मसाला और चावल की चक्की के निशान भी मलबे के नीचे हैं। सिर्फ भुवन नेगी ही नहीं, बल्कि ब्लॉक में कई लोग इसी तरह से पानी में बही जीवन भर की कमाई को खोजने में जुटे हुए हैं।
आपदा पीड़ित सरकारी मदद न मिलने से भी नाराज हैं। इसमें मतलब ना ये नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। अब एक जीविका मेरे पास आटा चक्की थी यहाँ पर, जिससे मैं अपने बच्चों और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब सर इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा काम धंधा भी कुछ नहीं है सर। अब इसमें तो मतलब अब सरकार ने तो मुआवजा इसमें ठीक ठाक हमें देना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा लॉस हो चुका है, इसमें पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि अब सरकारी अधिकारी आपदा पीड़ितों को बर्तन से लेकर मूलभूत सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं और संसाधन जुटाने की भी बात कर रहे हैं। जिनके मकान बह गए हैं, जिनके बर्तन नहीं है, उन्हें अहेतुक सहायता दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर बैंक भी नहीं काम कर रहा है। तो 5,70,000 करीब हम ये बांट रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमारे पास थोड़े रिसोर्सेस लिमिटेड थे पहले शुरुआत में, लेकिन अब क्योंकि हमारे ज़्यादातर मार्ग खुल चुके हैं तो हम वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। बहरहाल जमीन बह गई और नालों से आपदा के जख्मों के अवशेष निकल रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन परिवारों को तत्काल सहायता देनी होगी ताकि ठंड में इन परिवारों को बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और बद्रीनाथ धाम में यात्रा में अब बस कुछ दिन का समय बचा है। ऐसे में तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव जोशीमठ से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। तीर्थयात्री इससे परेशान है। बताया जा रहा है कि बाईपास रोड के नहीं खुलने के कारण बाजार में जाम की स्थिति बनी है और रोजाना श्रद्धालुओं को इससे जूझना पड़ रहा है। और पहाड़ों में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। निचले इलाकों में जहां हल्के बादल छाए हुए हैं तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को अचानक मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हुई। अभी तक केवल धाम की पहाड़ियों में ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन बुधवार को बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिससे धाम में और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे यहां आने वाले लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। और पिथौरागढ़ में दारमा घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी गिरने से दारमा घाटी में बसे ग्रामीणों की दिक्कतें अब बढ़ गई हैं। दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड जगह जगह पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई है। सबसे अधिक दिक्कत बीमार लोगों को हो रही है। चारों ओर और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले एनएच की हालत बीते दिनों हुई बरसात से काफी खराब हो चुकी है। जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वाहन स्वामी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सालधार और रैणी के बीच में सड़क क्षतिग्रस्त है और मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे यहाँ बड़े हादसे कभी भी हो सकते हैं। वहीं बीआरओ युद्ध स्तर पर सड़क को खोलने के काम में जुटा हुआ है। और देहरादून के प्रेम नगर में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर 17 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक लड़की और आरोपी दोनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हत्या के बाद आरोपी ने शव को टी स्टेट में ही फेंक दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी देहरादून जिला कोर्ट पहुंच गया, जहां पर उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, हमें सूचना मिली थी, मौके पे आए हैं। तो मौके पे एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी मिली है हमें, जिसका कि गला रेता हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम बुला ली गई है और मौके पे कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ हमें अहम सुराग भी मिले हैं और लगभग आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। था उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हित में आपका चैनल जो है तमाम चीज़ों को जो है आम जन के सम्मुख रखने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पहले भी इस चैनल ने बुलंदियां छुई हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस नए कलेवर के साथ आप लोग नई बुलंदियां छुएं और इसका अंततोगत्वा फ़ायदा हमारे प्रदेश को हो। सरकारों की सच्चाइयाँ, सरकारों की हकीकत सच्चाई के साथ लोगों के बीच आएँ। ये परमेश्वर आपको शक्ति दे कि निर्भीकता से आप इस पत्रकारिता के काम को आगे बढ़ाते रहें और नई बुलंदियों को स्थापित करें। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की रिलॉन्चिंग के साथ ही शुभकामनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 जो लगातार जब से टेलीविज़न
की स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे या समाज के हर वर्ग, यानी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो यहाँ के 24 करोड़ और देश की दृष्टि से कहूँ तो 130 करोड़ लोगों के बीच में आप अलग अलग भाषाओं में अपने स्थान बना करके रखे हैं। और जो नए स्वरूप में न्यूज़ 18 को लाने का प्रयास हो रहा है, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूँ कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुँचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज़ 18 जो देश का एक सशक्त टेलीविज़न समाचार चैनल है और समाचार का सशक्त माध्यम है, वह यूपी उत्तराखंड के चैनल की नए सिरे से रीलॉन्चिंग करने जा रहा है। उसके रीलॉन्चिंग पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये न्यूज़ चैनल निष्पक्षता का भाव रखते हुए एक जनता की आवाज़ के रूप में अपने समाचार संकलन और स्पष्टवादिता के लिए लोगों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी बधाई है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की रिलॉन्चिंग पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये चैनल हमेशा जनता की आवाज़ उठाता रहा है और मुझे विश्वास है कि हमेशा एक जनता की जो सच्ची आवाज़ है, जो एक पत्रकारिता की सही आवाज़ है, उसे उठाने का काम हमेशा न्यूज़ 18 करता रहेगा। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना है कि आपका चैनल पहले की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में आम जनता के बीच राष्ट्रवाद और जनहित का वातावरण बनाने में सफल होगा। राजधानी लखनऊ की हर हलचल सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूरी टीम पूरे उत्साह और लगन के साथ काम करती है। मैं अलाउद्दीन आपको बताऊंगा क्या कहता है विपक्ष। हर खबर से मैं आपको रखूंगा खबरदार। क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम, मैं राजीव सिंह आपको बताऊंगा। यूपी के हर अपराध और अपराधियों को दिए गए यूपी पुलिस के हर जवाब की जानकारी मैं ऋषभ आपको लखनऊ से दूंगा। मैं अनामिका सिंह आपको बताऊंगी लखनऊ से बीजेपी से जुड़ी हर खबर। पक्ष के साथ क्या कहता है विपक्ष, मैं मोहम्मद शबाब आपको बताऊंगा हर खबर। मैं हिमांशु शुक्ला औद्योगिक नगरी गौतम बुद्ध नगर की हर खबर से रखूंगा अपडेट। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी खबरों का सुपर डोज। 5 मिनट में 25 खबरें। खबरें पूर्वांचल से हो या पश्चिमांचल से, अवध से हो या फिर बुंदेलखंड से, देखिए मेरे साथ यूपी 9 बजे। उत्तर प्रदेश में प्रश्न हजार उठाएंगे हम उन्हें बार बार। खबरों का पूरा दम देखिए 10 का दम। सत्ता के लिए छिड़ा संग्राम, सियासी गलियारों का तूफान, पहाड़ का हर सरोकार। मेरे साथ देखिए अपना उत्तराखंड। रफ्तार के साथ हर खबर, यूपी यूके एक्सप्रेस 100। खबर छोटी हो या बड़ी, जिन खबरों का आपसे है सरोकार, देखिए मेरे साथ खबर दमदार। बात सियासत की हो या आपके सरोकार की, डिबेट उन्हीं मुद्दों पर जिनसे बदलती है तस्वीर। इसलिए बहस नहीं, हम करते हैं महाबहस। न्यूज के बहुत सारे एंगल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल। हम जानते हैं सिर्फ जनता का एंगल। होगी लाख टके की बात मेरे साथ।
और ब्रेक के बाद बात चमोली की, जहां के थराली इलाके में बमुटिया गांव में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से भांग उगाने का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद अब पुलिस ने वन विभाग और आबकारी विभाग के साथ मिलकर इसे नष्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां भारी मात्रा में भांग की खेती की गई, जिसे पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर नष्ट किया। रामनगर के पटरानी गांव में जंगल से एक हाथी घुस आया। वहीं खेतों की ओर हाथी को आता देख ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस हाथी को बमुश्किल गांव से बाहर किया। बताया जा रहा है कि हाथी गुस्से में नहीं था, इसलिए बड़ी खामोशी के साथ वहां से निकल गया। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।